हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी फिल्म 2021-2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 29 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे पीआईबी, करंट अफेयर्स की अदर मैगजीन और द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। हमारी जो आज की पहली घटना है वो है GRB 200-826A। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए कि हाल ही में चर्चा में रहा GRB क्या है। तो कैसे इसको याद करना है? गामा रेस, ठीक है। GRB का मतलब होता है गामा रेस। वास्तव में ये एक तरीके का खगोलीय गामा किरण विस्फोट है, जिसको नासा ने ये नाम दे दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी वो है गामा रेस पे, ठीक है, यानी कि गामा किरणें क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और इसी पे क्वेश्चन आपको बनाएगा। तो आपको गामा रेस के बारे में हम डिटेल में बता दे रहे हैं, ठीक है। पहली बात की, ये ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा वाली प्रकाश किरणें हैं, मतलब इनमें रोशनी होती है। ये इतनी एनर्जेटिक एक तरीके की रेस हैं, ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट खास फीचर है वो ये कि इनसे हमारी आँखों को दिखाई देने वाली प्रकाश की तुलना में 1 अरब गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोग कभी भी फोटो स्टेट वाले की दुकान में जाते होंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो फोटो स्टेट की दुकान में आपने देखा होगा कि जब वो फोटो स्टेट करता है तो उस कांच के नीचे एक लाइट ऐसे ऊपर नीचे ऐसे आती जाती रहती है, ठीक। अगर आप में से किसी की भी नज़र उस लाइट पे पड़ी होगी तो थोड़ी देर के लिए आंखें धुंधली टाइप की हो जाती होंगी, क्योंकि वो बहुत फास्ट उसकी लाइट होती है, लेज़र लाइट होती है, ठीक। तो वो क्या होता है कि प्रकाश जो नॉर्मल आप लाइट देख रहे हो उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा है, इसीलिए वो आपको वैसी दिखती है, अजीबोगरीब, ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा गांव वगैरह में लोग अपनी गाड़ियों के आगे बड़े गंदी टाइप की लाइटें लगवाए होते हैं, जो या शहरों में तो सबसे ज़्यादा, मतलब आपने देखा होगा। तो वो गंदी टाइप की लाइटें क्या करती हैं? आँखों को चुभती हैं। जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो वो लाइट है, ठीक है, उससे कई गुना। समझ गए? ये ब्रह्मांड में सबसे गर्म, सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित होती है। अब एक बात बताओ, एनर्जी होगी, लाइट होगी, तो लाइट ठंडी तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के टकराने से ही लाइट बनेगी, तो वो हीट होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें ऊर्जा होगी। प्रश्न उठता है आती कहाँ से ऊर्जा? तो जैसे कई सारे जो न्यूट्रॉन्स, जो तारे हैं वो आपस में लड़ गए, पल्सर जो छोटे छोटे पिंड होते हैं रोशनी वाले वो आपस में टकरा गए, सुपरनोवा बड़े बड़े जो एस्ट्रॉयड हैं वो आपस में टकरा गए, ठीक है, या कोई सन है वो आपस में टूट गया। तो ये सारी चीज़ों से बनती है गामा रेस, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। एक और जो खास इंपॉर्टेंट बात, वो खास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पृथ्वी पर जो गामा किरणें हैं वो परमाणु विस्फोट, बिजली तथा कम रेडियोधर्मी क्षय की गतिविधि से उत्पन्न होती हैं। हम जब परमाणु विस्फोट करते हैं तो उस समय जो लाइट एमिट होती है, जो बिजली है हमारे यहाँ, जब आपने देखा होगा बिजली जब कड़कती है तो कितनी तेज रोशनी होती है, हम उसमें नज़र नहीं देख सकते। या आपने देखा होगा जब ट्रांसफार्मर फूंकता है और आप सामने से देख रहे होंगे तो ट्रांसफार्मर के फूंकने के समय जो लाइट तेजी से एमिट होती है वो भी कहीं ना कहीं गामा रेस की तरह ही होती है। समझ गए? गामा रेस में हाई ऊर्जा होती है, किसी भी लेंस को या दर्पण के माध्यम से सीधे गुजरने की क्षमता होती है। इसको बिल्कुल उसी फोटो स्टेट वाले से एग्जांपल लो, जब वो नीचे ऐसे लाइट चलती है तो क्या होती है, उस ग्लास को ये ऊपर क्रॉस करती है, तभी तो आपका फोटो स्टेट प्रिंट हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए, जिससे उन्हें एक दृश्य प्रकाश दूरबीन में केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए? इतनी बातें, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। 2 फैक्ट जिस पे क्वेश्चन बनेगा वो क्या कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ये लाभकारी होती हैं। आप कहोगे नहीं साहब, लाभकारी नहीं होती हैं, ये हानिकारी होती हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है क्या अर्थ में ये आ जाती हैं ब्रह्मांड से? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो गामा किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे ये जो गामा किरणें हैं ये अर्थ पे पूरी तरीके से नहीं आ पाती और पहले ही अवशोषित हो जाती हैं, जिससे मानव का जो जीवन है वो सही सलामत बना रहता है। अब एक बात बताइए,
आप लोग एक किरण और पढ़ते हैं ना, सन की रेस से आती पराबैंगनी, इसको क्या करती है, ओजोन लेयर इसको समेट लेती है, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे बताइए, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो उसकी अवशोषण की कमी आएगी। जब उसमें अवशोषण की कमी आएगी तो ये गामा रेस डायरेक्टली अर्थ पे आने लगेंगे, तो इससे दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि गामा रेस को हमें बचाना चाहिए, ठीक है। ISS क्या है? ISS जैसा कि मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था कल या परसों, उसमें मैंने आपको जो बताया था नौका और पीर, ठीक है। मैंने आपको बताया था नौका और पीर, ये क्या है? ये रसिया के 2 मॉड्यूल हैं जो स्पेस सेंटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो स्पेस सेंटर अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। वास्तव में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरीके का कृत्रिम निवास योग्य उपग्रह है, मतलब एक छोटा सा घर है, कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह है जो अर्थ के निचले ऑर्बिट में स्थापित है। जैसे हम ये अर्थ देखते हैं, ठीक है, तो अर्थ में जो ये पहला ऑर्बिट बना तो यहाँ पे स्टैब्लिश है, ठीक है। 5 अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर इस पूरे के पूरे सैटेलाइट को मैनेज करती हैं। 5 एजेंसियां कौन हैं? नासा, रॉसकॉस्मोस रसिया, जाक्सा जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप, कनाडियन स्पेस एजेंसी कनाडा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसमें चाइना नहीं है, इसीलिए चाइना ने 2022 तक अपना खुद का नया एक स्पेस स्टेशन, जिसका क्या नाम है, तियाने या तियानवे, ठीक है, वो लॉन्च करेगी। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इंडिया 2030 तक में अपना इसे लॉन्च करेगा। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है निमोनिया से रिलेटेड। निमोनिया आपने देखा होगा, भयंकर वाली जो जुकाम होती है, ठीक है। खासतौर पर बच्चों में आपने देखा होगा बहुत होता है। जैसे जो भी बच्चे आपने देखा होगा कि सर्दी के वक्त पैदा होते हैं, यानी कि जो माताएं सर्दी के वक्त अपने बच्चे को जन्म देती हैं, तो वो बच्चे सबसे ज़्यादा निमोनिया के शिकार होते हैं। नहीं कहा जाता कि अरे इसको ये ठंडी लग जाएगी, वो ठंडी लग जाएगी, तो बेचारा उसको मतलब जितना तो उसका वजन नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो आधा तो इसी में परेशान रहता है कि बताओ मम्मी इतना लोड हमारे ऊपर क्यों डाल दी, ठीक है। तो वही निमोनिया है, क्योंकि निमोनिया से माँ बचाना चाहती है, ठीक है। क्या होता है, ये फेफड़ों का एक तीव्र श्वसन संक्रमण है। मतलब फेफड़ों में क्या होता है कि तीव्रता आ जाती है, सांस लेने की दिक्कत होने लगती है। जैसे आप भी देखेंगे जुकाम हो जाती होगी तो नाक बंद हो जाती है और मुंह से आप लोग सांस लेते हैं, ठीक है, बड़ी दिक्कत आती है। ये न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जो निमोनिया होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया के कारण। बट ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये बैक्टीरिया से हो, ये वायरस से भी हो सकता है और फंगी से भी हो सकता है, मतलब कवक से भी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कवक हो, इन तीनों चीज़ों से बीमारी हो सकती है। समझ गए? इससे पहले हमने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, क्या नाम था उसका, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स किससे होता था, वायरस से, ठीक है। तो ये बातें याद हो गई। चलिए आगे है इसमें कि संक्रामक बीमारी है। खास बात क्या है, संक्रामक, देखो नॉर्मल सी बात है, निमोनिया का में क्या होता है, लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो उनकी छींक और उनकी खांस जो है वो दूसरे पर्सन को जब संपर्क में आता है तो उसको भी हो जाता है, यानी कि संक्रमण फैलाती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, अगर वो इंसान उसके संपर्क में आता है। इसके लिए रोकने के लिए क्या कोई वैक्सीन या कोई दवा है, तो इसे रोकने के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, जिसकी 3 खुराकें दी जाती हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो आप कहेंगे गलत बोले साहब, इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। भारत में 71% जो बच्चे हैं उनकी मौत निमोनिया से होती है, ठीक है। अन्य अफ्रीकी देशों की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया, कांगो, वहाँ पे भी निमोनिया की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईवैक के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट, तो उसी से रिलेटेड था आर्टिकल, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में, ठीक है। दोनों को समझ लीजिए बेसिक, हालांकि अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहले बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा है। तो आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहले क्या होता था, जब हमारे पास फ़ोन पे वगैरह नहीं होते थे, या आज भी जो लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं, चालू खाता मूलतः व्यापारियों के लिए होता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि व्यापारी वर्ग एक दिन में लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कि मान लीजिए जैसे आप व्यापार करते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, आपने किसी भी कंपनी से, जैसे कि आपने HP से मान लीजिए 500 लैपटॉप परचेज करने हैं, ठीक है, आपने HP के डीलर को कॉल किया कि भाई 500 लैपटॉप मुझे परचेज करने हैं, ठीक। तो HP के डीलर ने क्या कहा कि साहब आप हमारा जो है ना वो RTGS करवा दीजिए, आप इसका 500 का हम आपको अभी प्रोसेसिंग करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप अपनी ऑफिस में बैठे हो, आपके पास पैसा तो है यहाँ पे खूब, लेकिन टाइम नहीं है अभी आपके पास कि आप बैंक में जाके पैसा जमा करें। तो आपने यहीं से तुरंत बैंक मैनेजर को फ़ोन किया कि भाई साहब एक काम कीजिए कि आप हमारा 500 लैपटॉप का मतलब ये मान लीजिए 1000 रुपये के हिसाब से, ठीक है, तो 1000 रुपये के हिसाब से आपका कितना होगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख रुपए आप हमारा RTGS कर दीजिए, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि आपके अकाउंट में भले 0 बैलेंस है, लेकिन बैंक मैनेजर ने आपका तुरंत 5 लाख का RTGS कर दिया। RTGS बिल्कुल एक तरीके का ऐसा समझिए कि बैंक ने दिखावे के रूप में, रसीद के रूप में ये बता दिया सामने वाले HP कंपनी को कि देखिए भाई साहब इनका पैसा हमारे पास आ गया है, और रिसिप्ट भेज दी। HP वाले ने उस रिसिप्ट का उपयोग करके किसी और को भेज दिया। एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, और जिसको पैसा निकालना होता है वो निकाल लेता है। अब बैंक के पास देखो, ध्यान देना, पैसा नहीं पहुंचा इस पार्टी के द्वारा, लेकिन बैंक ने इसको ये सर्विस दे दी, तो ये क्या करेगा, अगले 2 दिन बाद जाके अपना पूरा 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर देगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक को इसमें क्या मिला और इस व्यक्ति को क्या मिला। इसमें इस व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये जो 5 लाख इसने जमा किए, ठीक है। बैंक क्या करती है, ये जो बैंक ने 2 दिन का रिस्क लिया, 1 दिन का रिस्क लिया, बैंक इससे इस चीज का टैक्स वसूलती है। टैक्स का मतलब जैसे हम लोग जब सेविंग अकाउंट जमा करते हैं तो उसमें 3 से 4% इंटरेस्ट रेट मिलती है, बट बैंक क्या करती है, इसके ऊपर 3 से 4% इंटरेस्ट रेट इससे वसूलती है। क्यों भाई, तुम्हारे लिए इतना स्पेशल जो काम कर रहे हैं, समझ गए। तो ये होता है RTGS में खास बात ये कि 2 लाख से ऊपर की अगर पेमेंट आपको ट्रांसफर करनी है तो आप RTGS इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो समझ गए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि आपने जहां पैसा किया तुरंत पहुंच गया, जैसे फोन पे में आप करते हैं, ठीक। 2 लाख से ऊपर तक के जो भी लेन देन है वो RTGS के अंतर्गत आते हैं। NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसमें केवल और केवल 2 लाख तक, ध्यान देना, इसमें 2 लाख से कम, यानी कि उसमें 2 लाख से ऊपर, सेम टू सेम वही चीज़ें, बताने की जरूरत नहीं है। अगला आर्टिकल है ई-कुबेर। ई-कुबेर क्या है, ये RBI का कोर बैंकिंग समाधान है। UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, तो कोर बैंकिंग का मतलब ये होता है कि जितनी भी बैंकें हैं, उन बैंकों में जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं को एक इंटरनेट के माध्यम से, या कहें कि उन सभी बैंकों में एक तरीके की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि कोई भी कस्टमर कहीं से भी किसी भी ब्रांच से अपने खाते के बारे में जानकारी ले सके, अपने उस ब्रांच के बारे में जानकारी ले सके और पैसे को किसी दूसरी ब्रांच से एक्सेस कर सके, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि आपकी बैंक आपके गाँव में है, ठीक है, बट आप यहाँ पे दिल्ली में, बेंगलोर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहीं से भी आपने पैसा निकाल लिया किसी भी ATM से जाके, तो वो वास्तव में कोर बैंकिंग के कारण होता है। आज वर्तमान में अधिकांश बैंकें जितनी भी हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं, वो सब की सब कोर बैंकिंग के नियमों के अंतर्गत आ चुकी हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो तो कोर बैंकिंग शामिल हो गई, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी कोर बैंकिंग से दूर हैं। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, दोनों की दोनों कोर बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कौन रेगुलेट करता है, नाबार्ड, जो कि RBI की ही एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है। इसे इंटरनेट द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इतनी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। फिर यहाँ पे 2-3 और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो याद कर लीजिए कि 2012 में एक कॉन्सेप्ट आया था ई-कुबेर का, जो कि केंद्रीकरण वित्तीय सुविधाओं हेतु सेवाओं हेतु सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीकरण वित्तीय सेवा का क्या मतलब है, मान लीजिए 10 बैंकों में आपके खाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके घर के बगल में एक ही बैंक है, तो इन सभी बैंकों की सुविधा आपको केवल इसी बैंक में मिल जाएगी, या कहें कि इस ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। समझ गए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं पढ़ना है।
अब बात आती है गुआम। गुआम क्या है? ये पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ अमेरिका का नेवल बेस है, तो इसलिए चर्चा में रहा है। अभी हम आपको इसकी लोकेशन दिखा देते हैं। इससे पहले आपको 2-3 बातें और बता दें कि अमेरिका व भारत के मध्य 4 डिफेंस समझौते हुए, जिसमें बेका है, जिस्मोया है, लिमोवा है और कॉमकासा है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना ये नहीं है कि पूरा नाम क्या है सबका, क्योंकि पूरा नाम आपसे यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए। यहाँ रक्षा समझौते हैं। कॉमकासा में कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लिमोवा में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है और इनमें भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम आपको एक बार गुआम दिखा देते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं हमारी प्यारी पृथ्वी है, प्यारी पृथ्वी, प्यारी भारत माता। यहाँ से हम वेस्ट की ओर गए तो हमें अटलांटिक मिला, थोड़ा और वेस्ट की ओर गए तो हमें यहाँ पे क्या मिला? पैसिफिक ओशियन। अब ये हमें यहाँ पे पैसिफिक मिला है। ठीक है, हमें यहाँ पे गुआम चेक करना है, तो हम यहाँ पे तुरंत सर्च करेंगे कि साहब गुआम कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका मिल गया यहाँ पे गुआम टेरिटरी। क्लियर? तो ये देखिए आपको ये गुआम मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके का छोटा सा आइलैंड है गुआम, समझ गए? यूएस आइलैंड टेरिटरी इन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। तो ये गुआम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि नॉर्थ मैरिना जो आइलैंड है उसी के पास में है गुआम। समझ गए? तो ये लोकेशन आपने देख ली, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं देखना है। अगला आता है दुशांबे। दुशांबे वास्तव में किसकी सिटी है? ये तजाकिस्तान की सिटी है, जो कि राजधानी भी है तजाकिस्तान की। ठीक है, अब आप एक काम करना, हमें कमेंट बॉक्स में जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका बताइए तुर्कमेनिस्तान, और एक और है आपका, क्या नाम है उसका? तजाकिस्तान हो गया। ठीक है, 5 तो हो गए, और क्या चाहिए? ठीक है, ये 5 की आपको राजधानियाँ बतानी, हमने एक की आपको राजधानी बता दी है। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगला आर्टिकल जो हमारा है वो एससीओ है। वास्तव में खास बात क्या है कि एससीओ का समिट अभी हुआ है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो एससीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन इसका नाम है। इंडिया व पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। वास्तव में ये संस्थापक सदस्य नहीं हैं, इन्हें सबको 2016 में ऐड किया गया था अस्ताना समिट के दौरान। 2001 में 5 देशों के साथ बना था, फिर एक देश इसमें और शामिल हो गया, तो इसीलिए इसे 6 देशों के द्वारा गठित किया गया संगठन माना जाता है। आज इसमें 8 देश हैं, कजाकिस्तान है, चीन है, रसिया है, ठीक है, भारत है, इसमें पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है। पहला ऐसा संगठन है जिसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान तीनों हैं। समझ रहे? मतलब जिसमें खासतौर पर दुश्मनी के बाद ऐसी बातें हैं, नहीं तो ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान साथ में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सार्क को अगर आप छोड़ दें। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अब यहाँ पे ध्यान देना, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और आपका इसमें क्या है बताइए, जो मैंने आपको बताया कजाकिस्तान। लेकिन इसमें क्या नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। और एक और बात बताएं, तुर्कमेनिस्तान बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये एक तरीके की न्यूट्रल कंट्री रहती है, ज़्यादा अलग अलग देशों में जाती नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इनकी लोकेशन हम आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चाइना आपका हो गया, ठीक है, ये प्यारा भारत 2, ठीक, तीसरा पाकिस्तान हो गया, बाकी आप ये देख रहे हैं, चौथा उज्बेकिस्तान, 5वां तुर्कमेनिस्तान, छठा तजाकिस्तान, 7वां किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें नहीं है, एक हमारा तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए, पाकिस्तान 6 हो गया, भारत 7 हो गया, चाइना 8 हो गया। समझ गए? तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक हमारा रसिया, क्योंकि इसमें 5 के कंट्री हैं। ठीक है, तो 4, 2, 6, 1 7 और 1 वो 8। तो ये बातें आपको याद हो गई। चलिए, किर्गिस्तान हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ये मत करना कि आप स्किप कर दोगे इन चीज़ों को। रैट्स मैकेनिज्म इसी से रिलेटेड है। रैट्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स मैकेनिज्म का संबंध निम्न में से किस संगठन से? ब्रिक्स से है, सार्क से है, बिम्स्टेक से है, एससीओ से है? तो आप बताना एससीओ से है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप क्वेश्चन घूम जाएगा, वो ये, आपको नाम तो लग रहा है संघाई सहयोग संगठन है, आपको अगर पूछ दे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग में, ना कि संघाई में। ठीक है,
बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। ठीक, इंडिया ने जब इसमें अभी पार्टिसिपेट किया, मीटिंग हो रही थी, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योर मॉडल दिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा सिक्योर मॉडल का संबंध किससे है, तो एससीओ से। क्या है सिक्योर का मतलब, एस फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, ई फॉर इकोनॉमिक का मतलब अर्थव्यवस्था, सी फॉर कनेक्टिविटी का मतलब जुड़ाव, यू का यूनिटी का मतलब एकता, आर का संप्रभुता एवं अखंडता। मुझे यही नहीं समझ में आया कि आर का मतलब इन्होंने संप्रभुता और अखंडता कैसे बताई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी आता है ना, तो आई आना चाहिए या तो एस आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि नेम से कहीं से भी कुछ भी वर्ड निकाल लिया जाता है। ई का मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज की आपको सभी घटनाएं पसंद आई होंगी। ठीक है, सभी करंट के इवेंट्स आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट 30 जुलाई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।